बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यूट्रिशन के चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, एंट्रल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों ने ध्यान से इसके हर पॉइंट को सुनना है और नोट करना है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने इन 3 वर्ड्स को डिटेल के साथ पहचानना है कि इसका क्या मतलब है। एंट्रल एंट्रल हमारे पास वो न्यूट्रिशन है जो हम स्टमक या इंटेस्टाइन को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, बट जीआई ट्रैक के जरिए नहीं, बल्कि एनजी ट्यूब या ओजी ट्यूब के जरिए, नोज के जरिए हम एक पाइप को इंसर्ट करते हैं, या मुंह के जरिए हम एक पाइप को इंसर्ट करते हैं स्टमक तक या स्मॉल इंटेस्टाइन तक, जो एजोपेगस को हम बाईपास करते हैं। और इस पे हम मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वाइटामिन, मिनरल्स, फैट्स को स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन को पहुंच जाते हैं। तो इसको कहते हैं एंट्रल न्यूट्रिशन। इसके बाद हमारे पास है पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन हमारे पास वो न्यूट्रिशन है जिसमें हम आईवी के जरिए, मतलब एक ब्लड वेसल वेन के जरिए हम न्यूट्रिएंट्स को हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, माउथ और नोज के बगैर, ओजी ट्यूब एनजी ट्यूब के अलावा। मतलब हम वेन के जरिए मेडिकेशन या इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, एब्जॉर्बिंग एंड यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक टू सपोर्ट लाइफ। ये न्यूट्रिशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम खुराक और ड्रिंकिंग से जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है हमारे स्टमक, या इसको हम कंज्यूम करते हैं ताकि हम अपने लाइफ को सपोर्ट करें, ठीक है। खुराक में मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स होते हैं, ओके, फूड में या ड्रिंकिंग में, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ज़्यादा मिकदार में, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास, जो वाइटामिन है, मिनरल है, जो हमारे बॉडी के लिए थोड़ी सी कम ज़रूरत होती है। और इसके अलावा हमारे पास वाटर है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन 3 चीज़ों के लिए हमने बेस बनाई। और अब इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, एंट्रल और पेरेंटल न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। और जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी डिस्कस करेंगे, कि अगर हम एंट्रल न्यूट्रिशन यूज़ करें या पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज़ करें तो हमें कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन से जो कंट्राइंडिकेशंस है वो आ, होते हैं हमें, ठीक है, इसके साथ साथ। और फिर इसके इंडिकेशन भी हम डिस्कस करेंगे कि एंट्रल न्यूट्रिशन कब हम यूज़ करते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन कब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिफाइन की टर्म्स, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूट्रिशनल कंपोजिशन and concentration of formula feeding. Discuss complication associated with enteral feeding. Enteral nutrition. Feeding, also known as tube feeding. इसको ट्यूब फीडिंग भी कहते हैं, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। एंट्रल न्यूट्रिशन ईएन या ट्यूब फीडिंग, जो एक ट्यूब के जरिए हम फीडिंग को स्टमक तक पहुंचाते हैं, या एनजी ट्यूब के जरिए या ओजी ट्यूब के जरिए, is a method of providing complete nutritional support directly into the gastrointestinal tract using a tube. एक ट्यूब को हम यूज करते हैं, ठीक है, और जीआई ट्रैक को जो हम छोड़ के
डायरेक्ट स्टमक या इंटेस्टाइन को जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं कंप्लीटली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंट्रल फीडिंग की क्या किया है। डिलीवरी रूट, ये हमारे पास एक डिलीवरी रूट है। यूजेस द जीआई ट्रैक, जीआई ट्रैक को हम यूज करते हैं इस ट्यूब के लिए। दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। Enteral feeding require a particularly or fully functional GI tract that can digest and absorb nutrients. Okay? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जीआई ट्रैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीआई ट्रैक क्या है? जो एजोपेगस के नीचे जो स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये सब एंट्रल फीडिंग में यूज होते हैं, बट जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है इसमें यूज नहीं होते, क्योंकि इसमें हम आईवी वेन को यूज करते हैं ना। तो एंट्रल फीडिंग डॉक्टर्स जो है ज़्यादातर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, इसको जो है ज़्यादातर जो है यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट का जो जीआईटी है वो भी यूज़ हो, ठीक है। तो फंक्शनल जीआईटी की जो है ज़रूरत होती है, डाइजेशन होती है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। ट्यूब बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूट्रिशन इज डिलीवर्ड थ्रू ए फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट बाईपास द माउथ एंड द नीड टू स्वालो। ट्यूब बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि इसमें हम माउथ या नोज यूज नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट हम एक पाइप को जो है यूज करते हैं, ट्यूब को यूज करते हैं जो स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है ओपन होती है, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, कब हम यूज करते हैं, व्हेन इट इज यूज्ड, कब हम यूज करते हैं। एंट्रल फीडिंग इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट हु कैन नॉट मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड बाय माउथ बट हैव ए फंक्शनल जीआईटी ट्रैक। वो बंदा जिसका जीआई ट्रैक फंक्शनल हो, इसका स्टमक इंटेस्टाइन काम करता हो, बट इसका माउथ जो है ठीक नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल माउथ कैंसर हो, या माउथ अल्सर हो, या नोज में कोई मसला हो, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। कॉमन रीजंस इंक्लूड्स, इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं। इम्पेयर्ड स्वालविंग, डायस्पेगिया होता है, बंदा जो है स्वालिंग नहीं कर सकता है माउथ के जरिए। ड्यू टू कंडीशन लाइक स्ट्रोक, स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, हार्ट स्ट्रोक हुआ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है, सॉरी स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई, या हेड एंड नेक ट्रॉमा, कैंसर है, तो इसके जरिए मुंह तो काम नहीं कर सकता ना। तो फिर क्या करते हैं, फिर एनजी ट्यूब या ओजी ट्यूब को यूज किया जाता है, ठीक है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कोमा, बंदा कोमा में है, तो इसका स्टमक या इंटेस्टाइन तो फंक्शनल है, बट इसका मुंह काम नहीं करता। तो फिर पेशेंट हु आर अनेबल टू सेफली प्रोटेक्ट देयर एयरवे व्हाइल ईटिंग, तो ईटिंग के जरिए इसके एयरवे में कुछ पार्टिकल्स जा सकते हैं, तो इसके जरिए इसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो इस वजह से इस बंदे को क्या करता है, तो क्या होता है, इस बंदे को जो है फिर क्या करता है, एनजी ट्यूब या ओजी ट्यूब एंट्रल फीडिंग इसको दिया जाता है। इनएडिक्वेट ओरल इंटेक, इनएडिक्वेट ओरल इंटेक मतलब ज़्यादातर जो है ओरल इंटेक वो नहीं कर सकता है। सीवियर माल न्यूट्रिशन और इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड्स, क्रिटिकल इलनेस या बर्न हुआ है, कोई पेशेंट जल चुका है, वेयर द पेशेंट कैन नॉट कंज्यूम इनफ कैलोरीज, तो बंदा तो फिर ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर सकता है ना। तो इस कंडीशन में मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन है, एंट्रल मेडिकेशन को जो है यूज़ किया जाता है, एंट्रल फीडिंग को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, फ़वाइद क्या है, बेनिफिट्स कंपेयर टू पेरेंटल न्यूट्रिशन, आईवी फीडिंग। पेरेंटल न्यूट्रिशन को आईवी फीडिंग भी कहा जाता है। एंट्रल न्यूट्रिशन इज जनरली प्रेफर्ड बिकॉज एट, एंट्रल न्यूट्रिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फ़ायदे हैं बनिस्बत पेरेंटल न्यूट्रिशन की, क्योंकि पेरेंटल में तो स्टमक इंटेस्टाइन यूज़ नहीं होते, इसमें वेन यूज़ होते हैं, आईवी फीडिंग होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन यूज़ नहीं होते तो वो तो फिर ख़राब होते हैं ना, फिर इसमें पेरिस्टालिसिस भी नहीं होता है, तो फिर वो अपना काम सही से नहीं करता, ठीक है। फिजियोलॉजिकली न्यूट्रल, नेचुरल, it utilize the body digestion and absorption process। तो ये आपको पता है ना, अगर एंट्रल न्यूट्रिशन यूज़ किया जाए तो ज़रूरी बात है डाइजेशन भी होगा, और इसका जो स्टमक है वो एब्जॉर्प्शन भी करेगा, मतलब वो चलेगा।
मेंटेन गट इंटेग्रिटी, गट इंटेग्रिटी भी जो है मेंटेन होते हैं। एंड हेल्प प्रिजर्व द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, प्रिवेंटिंग गट एट्रोफी एंड सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा जो है खाना नहीं खाता तो इसके स्टमक भी पेरिस्टालिस नहीं करेगा, स्टमक भी काम नहीं करेगा, तो इसका जो जीआईटी है ना, तो गट इसके एट्रोफी होता है। एट्रोफी क्या होता है? सेल्स की एट्रोफी, सेल साइज डिक्रीज होता है, फंक्शनल नहीं होता है। और इसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बंदे में जो है कैलोरीज कम है, ताकत नहीं है, तो इसका काम कैसे चलेगा? ठीक है। लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का रिस्क भी लोअर होता है, क्योंकि अगर एक बंदे के गट्स और स्टमक यूज होते हैं तो वो सही से जो है न्यूट्रिएंट्स को जो है सपोर्ट करेगा, और इसको लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन कम होगा। ठीक है। इंट्रावीनस फीडिंग कॉस्ट इफेक्टिव, ये कम कीमत भी इसमें जो है होते हैं। इट इज टिपिकली लेस एक्सपेंसिव, कीमत कम होते हैं इसमें, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कम कीमत में ये होता है, क्योंकि एक एनजी ट्यूब ओजी ट्यूब को यूज करके फिर बार बार जो है आप इससे जो है काम करा सकते हैं। ठीक है। फिर अगर हम देखें तो इसके 4 टाइप्स है। ठीक है। 4 टाइप्स है। ट्यूब्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर एंट्री पॉइंट एंड वेयर दे टर्मिनेट इन द जीआई ट्रैक, किस रूट से जो है आप इसको इंसर्ट करते हैं और किस जगह तक ये जो है फैलता है। ठीक है। तो अगर हम ट्यूब टाइप को देखें तो ट्यूब टाइप हमारे पास नेजोगैस्ट्रिक की अगर हम बात करें, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक, नेजो मीन नोज एंड गैस्ट्रिक मीन स्टमक। नोज टू स्टमक, नोज से स्टार्ट होकर स्टमक पे ही खत्म होता है। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज करते हैं, 4 to 6 वीक से कम जो ड्यूरेशन होता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। अगर नेजो ज्यूजुनल एनजेटी हम देखें तो नेजो मीन नोज एंड ज्यूजुनल मीन ज्यूजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है। ठीक है। नोज टू ज्यूजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नोज से स्टार्ट होके ज्यूजुनम तक जो है पहुंचता है। शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, वो पेशेंट जिसको एस्पायरेशन का रिस्क हो। एस्पायरेशन मतलब ये कि स्टमक से कुछ कंटेंट निकल के रिस्पायरेटरी ट्रैक पे जो है जाए, विद डी लाइट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, और फिर इसका जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है ना वो डिलाइड होते हैं। 4 to 6 वीक के लिए ये भी यूज होते हैं। अगर हम गैस्ट्रोस्टोमी की बात करें तो गैस्ट्रो मीन स्टमक, स्टोमी मीन इसमें कोई होल बनाना। ठीक है। तो डायरेक्टली थ्रू द एब्डोमेन वॉल इनटू द स्टमक, स्टमक में सुराख करके स्टमक में एंटर होना, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। ज्यूजुनस्टोमी जे ट्यूब, तो ज्यूजुनस्टोमी, ज्यूजुनम मीन जिजुनम एंड स्टोमी मीन होल, जिजुनम में होल, स्मॉल इंटेस्टाइन में होल, पीईजे या पीईजी या जी ट्यूब या जे ट्यूब। ठीक है। तो ये यूज होता है डायरेक्टली थ्रू द एब्डोमेन वॉल इनटू द जिजुनम। लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, यूज्ड व्हेन द स्टमक कैन नॉट बी यूज, अगर स्टमक काम नहीं करते फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो है इंसर्ट करते हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं एंट्रल एक्सिस की। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? नेजोगैस्ट्रिक या ओरोगैस्ट्रिक। ओरोगैस्ट्रिक हम यूज करते हैं अगर मौत में कोई मसला ना हो। अगर मौत में कोई मसला हो, कार्सिनोमा हो, कैंसर हो, अल्सर हो, फिर हम नेजोगैस्ट्रिक को यूज करते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास ज्यूजुनस्टोमी, जो इस जगह से हम इसको एंटर करते हैं, और ये हमारे पास क्या है? गैस्ट्रोस्टोमी। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है हमने डिस्कस किया। ये गेगोस्टोमी जो हमारे पास जी ट्यूब है। ठीक है। तो ये है, ये इसका जो है एंट्रेंस है, एंटर करके, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये रोड इंटरनल ब्लूस्टर है, ये क्रैम्प है, और ये वाई एडोप्टर है, इसके जरिए हम इस पे इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एंट्रल न्यूट्रिशन फार्मूला, एंट्रल न्यूट्रिशन फार्मूला मुख्तलिफ किस्म की इसकी कंपोजिशन है। नंबर फर्स्ट जनरल कंपोजिशन है, ट्यूब फीडिंग फार्मूला आर न्यूट्रिशनली कंप्लीट, मीनिंग बाय दे कंटेन, न्यूट्रिशनली कंप्लीट का मतलब है इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, फ्लूइड्स भी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है। जो टिश्यू रिपेयर के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कम लेवल में हमारे बॉडी को इसकी जरूरत होते हैं, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ विटामिन्स होते हैं, और इसमें मिनरल्स होते हैं, और फ्लूइड्स वाटर होते हैं। फ्लूइड्स आर लिक्विड होते हैं, विद कैलोरिक डेंसिटीज टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2
kcal/ml, 1 to 2 kcal/ml होते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला इज यूजुअली अराउंड 1 kcal/ml, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? 1 kcal/ml जो है इसमें वाटर होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ इंटरनल न्यूट्रिशन फार्मूला नंबर 2 स्टैंडर्ड जो पॉलीमेरिक है, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूला है, याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलीमेरिक कौन सा फार्मूला है? स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मूला फॉर पेशेंट विद नॉर्मल और नियर नॉर्मल डाइजेस्टिव फंक्शनिंग। वो बंदा जो जिसका डाइजेस्टिव फंक्शन जो है नॉर्मल हो या नॉर्मल के करीब हो, मतलब हम कह सकते हैं कि ठीक हो। तो इसके लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मूला है वो स्टैंडर्ड फार्मूला है या पॉलीमेरिक फार्मूला है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। दे कंटेन इंटैक्ट न्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायर नॉर्मल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें अक्सर जो है ज्यादातर इंटैक्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो केमिकल जो इंटैक्ट हो। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जो नॉर्मल डाइजेशन या नॉर्मल एब्जॉर्प्शन के लिए यूज किया जाता है नॉर्मल बंदों को, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ये आप देख सकते हैं। न्यूट्रिएंट कैटेगरीज, न्यूट्रिएंट कैटेगरीज में हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट टिपिकली कंट्रीब्यूशन क्या है? 30 to 60% टोटल एनर्जी हमारे बॉडी में कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। और इसके कॉमन सोर्स क्या है? तो माल्टोडेक्स्ट्रीन है, कॉर्न सिरप है, सॉलिड या हाइड्रोलाइज्ड कॉर्न स्टार्च है या सक्रोज है। ये चीजें जो है हम क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट 30 to 60% टोटल एनर्जी के देते हैं। प्रोटीन क्या है? न्यूट्रिएंट कैटेगरी, प्रोटीन भी इसमें होते हैं। 10 to 25% टोटल एनर्जी जो है प्रोटीन के होते हैं हमारे बॉडी को। इंटैक्ट भी होते हैं प्रोटीन, लाइक मिल्क प्रोटीन है, कैसीन है या वाई है या प्रोटीन है या सोई प्रोटीन आइसोलेट है, ठीक है। ये सब जो है इसमें होते हैं। फैट, फैट क्या है? हमारे बॉडी में 10 to 45% फैट होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जो 10 to 45% टोटल एनर्जी देता है ना, वो क्या है? वो फैट है। और 10 to 25% जो है प्रोटीन है। 30 to 60% एनर्जी जो हमारे बॉडी को देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है, फ्यूल ऑफ लाइफ है हमारे, ठीक है। तो फैट किस चीज में है? प्लांट ऑयल सच एज कैनोला, सोयाबीन, सेफ्लोर और कॉर्न ऑयल, और इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड एमसीटीज होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है फाइबर्स, स्टूडेंट याद रखना फाइबर्स पॉलीसेकेराइड्स हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आर मे नॉट बी प्रेजेंट, जरूरी नहीं है मौजूद हो या नहीं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो है। सॉल्युबल फाइबर भी है, एफओएस जो फ्रक्टोलो ओलिगोसेकेराइड्स है या इनसॉल्युबल फाइबर्स है, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास जो हमारे बॉडी के लिए कम यूज होते हैं, कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा जरूरत इसके नहीं है। जिसमें हमारे पास फार्मूला टिपिकली मीट 100% ऑफ द आरडीए इन स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ्टन 1000 to 1500 ml, ठीक है। और इसमें विटामिन ए, सी, डी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स भी है, एंड मिनरल्स कैल्शियम, आयरन, जिंक, एटीसी भी है। नंबर 3 फार्मूला फॉर इम्पेयर डाइजेशन। इम्पेयर डाइजेशन का मतलब है कि हमारा जो डाइजेशन है या स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो सही से डाइजेशन नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं एलिमेंटल है और सेमी एलिमेंटल है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर पेशेंट विद कंप्रोमाइज्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन और सीवियर माल एब्जॉर्प्शन। हमारा जो स्टमक है या जीआई ट्रैक है वो सही से जो है डाइजेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं एलिमेंटल और सेमी एलिमेंटल यूज करते हैं। स्टूडेंट ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है सेमी एलिमेंटल है जो पेप्टाइड बेस्ड है, और ये एलिमेंटल है। तो एलिमेंटल हम कब यूज करते हैं? कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, वो प्रोटीन जो ब्रोकन डाउन हो ऑलरेडी, फ्री अमाइनो एसिड्स इसमें हो, सिंपल शुगर हो या ग्लूकोज हो, माल्टोडेक्स्ट्रीन है, ठीक है। तो प्रोटीन के लिहाज से ये हो और कार्बोहाइड्रेट सोर्स के लिहाज से ये हो, सिंपल शुगर। फैट सोर्स में हमारे पास जो है एमसीटी हो, मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स, ठीक है। और इसमें लिटिल एलसीटी हो, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास लो फैट्स हो,
ठीक है, तो आसानी से जो है मजीद जो है इसके लिए ब्रेकडाउन जो है इजी हो। जो सीवियर माल एब्जॉर्प्शन हो, सही से माल एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, या सीवियर एलर्जी हो, ठीक है, या जीआई ट्रैक्ट कंप्रोमाइज हो, तो इसके लिए हम एलिमेंटल फार्मूला यूज करते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो इसके, ठीक है, जो हमारे इजीली जो है क्या हो जाए, इजीली जो है डिफ्यूज हो जाए, इजीली जो है डाइजेस्ट हो जाए। जो सेमी एलिमेंटल है तो इसमें पेप्टाइड बेस्ड है, मतलब प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन पेप्टाइड को जो है आगे ब्रेकडाउन करना है आपके स्टमक ने, ठीक है, आपका जीआईटी थोड़ा सा जो है काम कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पार्शियली ब्रोकन डाउन प्रोटीन्स, पार्शियली प्रोटीन के ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन स्टमक इसको मजीद जो है शॉर्टर और स्मार्ट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड्स जो होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, पॉलीमर्स है, माल्टोस्ट्रीन है, और फैट्स में हमारे पास ब्लेंड ऑफ लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड, एलसीटी भी लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड, जो हाई प्रोपोर्शन में इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड एमसीटी हो, विच आर इजी टू एब्जॉर्ब, जो इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इंडिकेशन किस लिए हम यूज करें, मॉडरेट माल एब्जॉर्प्शन, शॉर्ट बोल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज, इन तीनों के लिए ये यूज करते हैं और इनके लिए हम ये यूज करते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखनी है। कंपोजिशन ऑफ एंट्रल न्यूट्रिशन फार्मूला, स्पेशलाइज्ड एंड डिजीज स्पेसिफिक फार्मूला, वो फार्मूले जो स्पेशलाइज्ड किसी डिजीज या किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए मॉडिफाई की गई हो, तो इसको हम स्पेशलाइज्ड या डिजीज स्पेसिफिक फार्मूलाज कहते हैं। दिस फार्मूलाज मॉडिफाई द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल टू मीट द नीड ऑफ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन, लाइक हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज के लिए हम देखें, तो डायबिटीज के लिए क्या हम कहते हैं कि लोअर कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, लोअर ग्लूकोज हो, हाई फैट्स हो, ठीक है, ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल हो। तो इस तरह ये हमारे पास ये स्पेशलाइज्ड है डिजीज स्पेसिफिक फार्मूला फॉर ग्लूकोज इंटॉलरेंस, क्योंकि ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। अगर पल्मोनरी डिजीज हो तो हम क्या कहते हैं कि हाई फैट्स हो लेकिन लोअर कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट हो, क्यों, कि CO2 प्रोडक्शन कम हो, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोई बर्डन ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होते हैं, फार्मूला फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS और COPD, ठीक है। रीनल डिजीज के लिए अगर हम देखें, तो रीनल डिजीज के लिए हम क्या करते हैं, रीनल डिजीज के लिए हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटाशियम, फास्फोरस, ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, लाइक पोटाशियम, फास्फोरस, या फ्लूइड वॉल्यूम को हम जो है कम करते हैं, मे बी प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड, प्री डायलिसिस और हाई प्रोटीन, डायलिसिस पेशेंट के लिए तो प्रोटीन लेवल कम होना चाहिए ना, फार्मूला फॉर क्रोनिक डिजीज के CKD के लिए, ठीक है, या वुंड हीलिंग जो है हमारे पास, तो वुंड हीलिंग के लिए क्या, हाई प्रोटीन कंटेंट जरूरी है, ठीक है, फोर्टिफाइड विद स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक आर्जिनिन, ग्लूटामिन या जिंक, ठीक है, हाई प्रोटीन फार्मूला। और रियल फूड फार्मूला जो है हमारे पास, मेड फ्रॉम रियल फूड्स इंग्रेडिएंट लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, मीट अलोंग विद एडिड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो ये रियल फूड है, जो रियल वेजिटेबल फूड, फ्रूट्स और मीट से जो है बनी हुई है, यूज फॉर पेशेंट हु प्रेफर ए मोर नेचुरल फीडिंग ऑप्शन, वो बंदा जो रियल खाना जो है खानी है, तो इसके लिए रियल फूड फार्मूला जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने जो है याद रखनी है। ये एक अलग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो रेड से लिखा हुआ है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग ए हाई फैट्स, हायर फैट्स, लोअर कार्बोहाइड्रेट्स डाइट टू रिड्यूस CO2 प्रोडक्शन। ये क्यों कहा है कि हाई फैट्स हो, लोअर कार्बोहाइड्रेट हो, इसलिए कि CO2 प्रोडक्शन कम हो, ठीक है। प्राइमरी रिलेट्स टू मेटाबॉलिक CO2 प्रोडक्शन विद इन द बॉडी, तो बॉडी में CO2 प्रोडक्शन कम हो मेटाबॉलिकली, ठीक है। हेयर इज how this dietary changes proposed to reduce CO2 output, तो अगर CO2 प्रोडक्शन कम हो तो CO2 आउटपुट कम हो, तो रेस्पिरेटरी बर्डन नहीं होगा। द रूल ऑफ द रेस्पिरेटरी क्वोशंट, RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है, the key to this mechanism is respiratory quotient RQ, which is the ratio of volume of carbohydrates VCO2 produced by the body to the volume of oxygen consumed। बॉडी कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करते हैं,
और कितना ऑक्सीजन जो है यूज करते हैं। ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। आर क्यू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ टिश्यूज में। तो ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, ठीक है, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी क्वोशंट है, आरक्यू है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द आरक्यू इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बीइंग मेटाबोलाइज्ड फॉर एनर्जी। अब मुख्तलिफ किस्म के जो है हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ठीक है, फैट्स है, फैटी एसिड है, प्रोटीन है। तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट वैल्यू कितना है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है, ठीक है, और फैटी एसिड के लिए 0.7 है, प्रोटीन के लिए 0.8 है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। CO2 प्रोड्यूस फॉर O2 कंज्यूम, कितना O2 कंज्यूम हुआ, कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ। तो इसके लिए कितना है, कार्बोहाइड्रेट के लिए हाई है, फैटी एसिड के लिए लो है, ठीक है, और प्रोटीन के लिए मीडियम है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस, बीमारियां जो एंट्रल फीडिंग के साथ जो है एसोसिएटेड है। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद एंट्रल फीडिंग आर टिपिकली कैटेगराइज्ड इनटू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मैकेनिकल, मेटाबॉलिक इश्यूज। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी है, मैकेनिकल भी है, और मेटाबॉलिक डिजीज भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसमें हमारे पास डायरिया भी है। ठीक है, अगर सही से स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन काम नहीं करता तो जरूरी बात है डायरिया तो होगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ्टन कॉज्ड बाय द फार्मूला कंपोजिशन, हाइपरस्मोलर फैट कंटेंट, मेडिकेशन स्पेशली सोर्बिटोल्स, एंटीबायोटिक्स अक्सर जो है ये डायरिया को जो है काज करती है। इन्फेक्शन, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन रेट, और फीडिंग ट्यूब माइग्रेशन, अक्सर फीडिंग ट्यूब माइग्रेशन भी होता है, एक जगह से ट्यूब दूसरी जगह पे जो है जाता है, तो ये डायरिया काज कर सकता है। नाजिया वोमिटिंग भी हो सकते हैं, कॉमन है, अंडरस्टूड है। ऑफ्टन ए रिजल्ट ऑफ डिलाइट गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ठीक है, अगर डिलाइट गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, रैपिड इन्फ्यूजन है, हाई फार्मूला फैट कंटेंट है, तो जरूरी बात है नाजिया भी होगा, वोमिटिंग भी होगा। इम्प्रॉपर ट्यूब प्लेसमेंट, अगर ट्यूब प्लेसमेंट सही से नहीं है, इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, इसके जरिए जो है एस्पायरेशन भी काज हो सकती है। अगर नाजिया है तो इसके साथ वोमिटिंग होगा, तो जब वोमिटिंग होगा तो स्टमक कंटेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जा सकते हैं, ट्रैकिया में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो है, इसके अलावा कंस्टिपेशन भी है, यूजुअली काज बाय इनएडिक्वेट फ्लूइड और फाइबर इंटेक। अगर खाने में या ओजी ट्यूब, एजी ट्यूब में तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, इसमें तो फाइबर्स नहीं है ना, तो अगर फाइबर्स नहीं है, इनएडिक्वेट फ्लूइड्स है, तो क्या होगा, कंस्टिपेशन काज हो सकती है, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी सही से नहीं है, या कुछ मेडिकेशन है तो इसके जरिए कंस्टिपेशन हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टिलेशन, क्रैम्पिंग, पेट में दर्द हो सकता है, रैपिड फीडिंग होता है बार बार, और कूल्ड फार्मूला या गैस, बल्ड अप गैस होता है। गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स, जेड, GERD। ठीक है, तो ये क्या है, जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट, स्टमक से वापस जो कंटेंट बाहर आते हैं माउथ में, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, तो इससे एस्पायरेशन काज हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस भी है। मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास वो कॉम्प्लिकेशंस जो ट्यूब के साथ हो, ट्यूब क्लॉगिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूब क्लॉग हो या ऑब्स्ट्रक्ट हो, बंद हो, तो a common problem often due to inadequate flushing or administration of crushed medication that are not fully dissolved। तो इसके जरिए सही से अगर मेडिकेशन जो है डिजॉल्व नहीं हो, सॉल्व नहीं हो, या ट्यूब जो है ब्लॉक हो, जिसके जरिए कुछ मसले हो सकते हैं। ट्यूब मालपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, ट्यूब जो है डिस्प्लेस हुआ है एक जगह से दूसरी जगह में, ट्यूब में इनएडिक्वेटली प्लेस्ड ड्यूरिंग इंसर्शन, इंसर्शन के दौरान वो गलत जगह में गया है। फॉर एग्जांपल स्टमक है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे गया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया है, may become partially or fully dislodged after proper placement। ठीक है, या प्रॉपर प्लेसमेंट आपने की है लेकिन वो बाहर निकल गया है। ट्यूब रिलेटेड ट्रॉमा और इंजरी, अक्सर जो है ट्यूब की से जो है ट्रॉमा इंजरी भी काज हो सकती है। फॉर एग्जांपल लेजो एंटिक ट्यूब, ओके, नेसो भी नोज से गट्स तक जो गया है, ठीक है, तो वो डिस्कम्फर्ट, साइनोसाइटिस या इरूजन, अल्सरेशन जो है नोज, फेरिंक्स और इजोफेगस में काज करते हैं। या गेस्ट्रोटोमी या जिजोस्टोमी ट्यूब अब कॉम्प्लिकेशंस जो है काज कर सकते हैं। इंसर्शन साइट लाइक इन्फेक्शन, लीकेज,
ओके, इन्फेक्शन या लीकेज हो सकते हैं, पेरिस्ट्रोमल लीकेज या ब्लीडिंग या बोरिड बम्पर सिंड्रोम विद द इंटरनल ब्लोस्टर माइग्रेट्स इनटू द गैस्ट्रिक वॉल। जो इंटरनल ब्लूस्टर्स है, चीजें हैं, वो वाल के साइड पे जो है जाता है, तो वो क्या करता है, वो मुख्तलिफ किस्म की चीजों को, एजेस को काज करते हैं। एक्सीडेंटल ट्यूब रिमूव, एक्सीडेंटली ट्यूब जब रिमूव होता है, ओजी ट्यूब या एनजी ट्यूब, स्पेशली एजिटेटेड और कंफ्यूज पेशेंट, वो बंदा जो कंफ्यूज हो, वो पेशेंट जो एजिटेटेड हो, सीवियर कंफ्यूजन हो, तो वो इस तरह के काम कर सकते हैं। मेटाबॉलिकली कम्प्लिकेशन जो होते हैं इसके साथ साथ, तो आपकी बॉडी में जो फ्लूइड इम्बैलेंस या हमारे पास जो रिफीडिंग सिंड्रोम है वो हो सकते हैं। रिफीडिंग सिंड्रोम पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। सेवियरली malnourished पेशेंट विद ब्लीडिंग इज री इंट्रोड्यूस टू क्विकली, जब इस बंदे को क्विकली आप फूड जो है री इंट्रोड्यूस्ड करें क्विकली, ओके, आपने एक टाइम दिया फिर आपने दिया, इट इज क्रिस्टलाइज्ड बाय एक्यूट और रैपिड ड्रॉप्स इन सीरम लेवल आप पोटाशियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम, इन केमिकल्स का जो है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है क्विकली जो है अमाउंट कम होते हैं सीरम में, ठीक है। तो इससे मल्टी सिस्टम डिस्फंक्शन, कार्डिक एरिथमियाज या रिस्पिरेटरी फेलियर काज हो सकते हैं अगर पोटाशियम लेवल कम है तो। फ्लूइड इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन एंड हाइपरनेट्रीमिया, फ्लूइड इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, क्यों, अगर हाइपरनेट्रीमिया है, हाई सोडियम लेवल है, ठीक है, तो बॉडी में ज्यादातर जो है फ्लूइड होगा, ठीक है। अगर ड्यू टू inadequate वाटर intake और एक्सेसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम डायरिया, डायरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर लॉस होते हैं, ठीक है। ओवर हाइड्रेशन एंड हाइपोन्यूट्रीमिया, ओवर हाइड्रेशन, ठीक है, आपसे ज़्यादा जो है हाइड्रेशन हुआ है। हाइपोन्यूट्रीमिया, लो सोडियम ड्यू टू एक्सेस वाटर इंटेक और यूज ऑफ डाइल्यूट फार्मूला, अगर हाइपोन्यूट्रीमिया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे ना, तो ओवर हाइड्रेशन है, ठीक है, तो ओवर हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा है तो साल्ट लेवल कम होगा। अगर डिहाइड्रेशन, हाइपर न्यूट्रीमा है, डिहाइड्रेशन है, ज़्यादा वाटर निकल गई है बॉडी से, तो सोडियम लेवल बॉडी में ज़्यादा रह जाएगा, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एबनॉर्मली हाई ब्लड शुगर, ब्लड शुगर ज़्यादा होगा आफ्टर ड्यू टू एक्सेसिव कैलोरिक लोड और इनसफिशिएंट इंसुलिन, ठीक है, काफ़ी मिकदार में इंसुलिन या कैलोरिक लोड लिया है आपने, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, imbalance in electrolytes other than those mentioned in feeding syndrome, ओके, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रोलाइट लेवल ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद लास्ट वन हमारे पास पीएन है, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, जो आईवी फीडिंग है, ठीक है, माउथ नोज के अलावा किसी और रूट से, आईवी से, वेन से, ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट डायरेक्टली इनटू अ पर्सन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में कंप्लीटली बाईपासिंग द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड डाइजेशन। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम नॉर्मली प्रोसेस ऑफ ईटिंग और डाइजेशन को बाईपास करते हैं, क्योंकि न स्टमक, न स्मॉल इंटेस्टाइन, न लार्ज इंटेस्टाइन में कोई न्यूट्रिएंट जाते हैं, बल्कि हम वेन में जो है इंजेक्ट करते हैं थ्रू आईवी, ठीक है। इट इज आल्सो सम टाइम रेफर्स टू इंट्रावेनस फीडिंग, आईवी फीडिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है, आईवी फीडिंग है ना, आप आईवी पे देते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन डिलीवर ए स्पेशलाइज्ड स्टीराइल लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इनटू ए वेन, आप वेन में जो है देते हैं फ्लूइड्स को, तो स्टीराइल लिक्विड सॉल्यूशन होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो, ठीक है। यूजुअली थ्रू ए कैथेटर प्लेस्ड इनटू लार्ज वेन नियर द हार्ट, हार्ट की नियर जो हमारे पास वेन होता है, तो इसमें हम एक कैथेटर को जो है प्लेस करते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर या सेंट्रल वीनस लाइन कहते हैं इसको, ठीक है। The term parenteral laterally mean outside the digestive tract. Parenteral mean laterally अगर हम देखें तो outside the digestive tract. Digestive tract, stomach, esophagus, small, large intestine से बिल्कुल outside, मतलब एक वेन में, ठीक है, तो ये parenteral nutrition है। A parenteral solution is a customized chemical formula designed to meet the patient specific nutritional, ठीक है, तो इसमें एक खास केमिकल है, और खास केमिकल्स में जो है पेशेंट को जो स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल नीड हो, तो इसको जो है हम इंजेक्ट करते हैं, पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को ज़्यादा ज़रूरी हो, कार्बोहाइड्रेट्स, डेक्सट्रोज जो हो, प्रोटीन हो,
अमाइनो एसिड्स या लिपिड फैट इमल्जन्स हो, ठीक है। इसका प्राइमरी सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट की। एनर्जी कैलोरीज एसेंशियल फॉर टिश्यू रिपेयर्स ग्रोथ सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, हार्मोन प्रोटीन नेचर है, और लिपिड्स कैलोरीज और EFA, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो वाइटामिन है या मिनरल्स है जो कम लेवल में हमारे बॉडी को नीड हो, बोथ फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स सी हो, और फैट सॉल्युबल में एडिक हो, ए विटामिन A, D, E एंड K, और वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस हो। फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स हो। वाटर क्या करता है, हाइड्रेशन और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सब नर्व और मसल फंक्शन के लिए जरूरी है, और इलेक्ट्रोलाइट स्पीच को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ पीएन पेरेंटल न्यूट्रिशन। हम क्यों पेरेंटल न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन इज लाइफ सेविंग थेरापी है, used when a patient gastrointestinal tract cannot be used or cannot adequately meet their nutritional needs। अगर आप किसी पेशेंट को एंट्रल फीडिंग दे भी, ठीक है, आप इसके स्टमक और इसके इंटेस्टाइन को दे भी, लेकिन इसका इंटेस्टाइन और इसका जो GIT है या स्टमक है, तो वो फंक्शनल नहीं है, वो काम नहीं करता है, तो वो तो बेजा है ना, वो काम नहीं कर सकते, तो फिर आपने IV देनी है, ठीक है। कॉमन इंडिकेशन इंटेस्टाइनल फेलेवर, बोल डिस्फंक्शन। अगर एक पेशेंट है, इसको शॉर्ट बोल सिंड्रोम है या सिवियर इन्फ्लेमेटरी बोल सिंड्रोम है, लाइक क्रोन डिजीज, बोल ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन है, इसका सही से काम नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल काम नहीं करता GIT, तो फिर इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने पेरेंटल न्यूट्रिशन देनी है, ठीक है। सिवियर माल न्यूट्रिशन, when a patient is severely malnourished and unable to consume enough nutrients orally or through a feed tube, enteral nutrition। एक बंदा जो है काफी माल नरिश्ड है, इसको बहुत ज्यादा टाइम जो है कुछ नहीं दिया गया है, तो माल नरिश्ड है, वो सही से इसका GIT काम नहीं करता, तो आपने इसको पेरेंटली जो है देनी है। इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट ऑफ एब्जॉर्ब, सही से डाइजेशन नहीं होता है या एब्जॉर्ब नहीं होता चीज़ें, तो लाइक सीवियर पैंक्रेटाइटिस है, ठीक है, या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो आप लोगों ने इसको पेरेंटली देनी है। नीड फॉर बोल रेस्ट टू अलाउ द GI ट्रैक्ट टू हील फ्रॉम सीवियर इलनेस, इंजरी और मेजर सर्जरी। बोल रेस्ट, ठीक है, सीवियर इंजरी हुआ है या मेजर सर्जरी किया गया है, सीवियर इलनेस है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने पेरेंटली जो है इसको चीज़ें देनी है, ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है और पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन है। TPN है, PPN है। TPN क्या है, प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये कंप्लीट न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है देता है, इसमें कैलोरीज भी हो, न्यूट्रिएंट्स भी हो, ऑल सब के सब, ठीक है। रिक्वायर्ड ए सेंट्रल वेन, तो इसके लिए सेंट्रल वेन जरूरी होता है नियर द हार्ट, और ऐसे हाई कंसंट्रेशन कैन डैमेज स्मॉलर वेन, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो इससे स्मॉलर वेन टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, इसलिए हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए मेन वेन को यूज़ करते हैं। पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन PPN provides supplemental nutrition, usually just a portion of required calories, when a patient can get some nutrition by other means। दूसरी रूट से पेशेंट कुछ खा सकते हैं या ले सकते हैं, तो हम इसको पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन PPN लगाते हैं। कैन समटाइम बी गिवन थ्रू ए पेरिफेरल वेन, ये पेरिफेरल वेन में हम लगाते हैं बिकॉज इट हैज लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि एक पेशेंट है वो अदर रूट से कुछ ले सकता है, इसके लिए हमने एक लोअर कंसंट्रेशन चीज लगाई है, ठीक है, पेरिफेरल वेन में, तो ये क्या है, तो ये PPN है। अगर हाई कंसंट्रेशन है और सेंट्रली हम इसके लिए वेन यूज करते हैं, तो वो क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN है, ठीक है। पोटेंशियल रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, कुछ खास रिस्क है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इन्फेक्शन है, IV अगर एक ट्यूब आपने इंसर्ट किया है, तो इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है वेन में, ठीक है। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाई ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, लो ब्लड शुगर, डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो सकते हैं, माइक्रो,
ठीक है, एक्सेस हो सकती है। मैकेनिकल कम्युनिकेशन, ट्यूब के जो कम्युनिकेशन है, थ्रोम्बोसिस है, ब्लड क्लॉट्स वेन में बनते हैं। कैथेटर ओक्लूजन, ब्लॉकेज कैथेटर में हो सकता है। ऑर्गन कम्युनिकेशन हो सकते हैं, या इसके अलावा लिवर डिस्फंक्शन फेलिवर, ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड लिवर डिजीज इज अ लॉन्ग टर्म रिस्क, और लिवर डिस्फंक्शन फेलिवर जो है लॉन्ग टर्म जो है रिस्क है, जो ये चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक बोन डिजीज हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिस्क ये भी है। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने डिस्कस किया। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है न्यूट्रिशन में। इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। आप हमारे साथ रहे। ये सर इकबाल की न्यूज़ लाइन है, कायम यू आई के। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।